बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता इम्तियाज़। मैं हूं आपके साथ मिशल बुखारी। प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं इम्तियाज़ गुल साहब। नाज़रीन, हम आए रोज़ मुख्तलिफ प्रोग्रामों में और टेलीविज़न चैनल्स के ऊपर जो मसाइल हैं पाकिस्तान के, उनके हवाले से बात करते हैं। पाकिस्तान के मुख्तलिफ इदारे जो ज़बू हाली का शिकार है उसके हवाले से बात करते हैं, उसको उजागर करते हैं। लेकिन बहुत सी ऐसी चीज़ें भी हो रही हैं, बहुत से ऐसे मंसूबे भी आ रहे हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान तरक्की की राह पर गामजन है। और एक ऐसे ही मंसूबे के हवाले से आज हम बात करेंगे। कौमी इक्तिसादी काउंसिल की एग्जीक्यूटिव कमेटी एक्निक ने गुज़श्ता दिनों मेन लाइन 1 यानी ML1 रेलवे ट्रैक में बेहतरी की मंजूरी दे दी है और पाकिस्तान के लिए एक बहुत ज़बरदस्त डेवलपमेंट का ये प्रोजेक्ट है। बहुत ही खुशाइन बात है कि ये सी पैक के सबसे बड़े जो स्ट्रेटेजिक रेलवे का जो मंसूबा ML1, इसका बाकायदा जो है वो इसका अप्रूवल दे दिया गया, इसके प्लान को हतमी शक्ल दे दी गई है और ये मंसूबा 6.8 अरब डॉलर की लागत से इंशाल्लाह 9 बरस के अरसे में मुकम्मल होना है। इस मंसूबे के तहत कराची से पेशावर और टेक्सला से हवेलियां तक रेलवे ट्रैक को अपग्रेड किया जाएगा और डबल किया जाएगा। इसी तरह हैदराबाद से मुल्तान के दरमियान भी तवील ट्रेन 749 किलोमीटर का ट्रैक जो है ये भी डबल किया जाएगा और अपग्रेड होगा। इस नए और बेहतर जो रेलवे ट्रैक है, इससे मुसाफिर ट्रेनों की जो रफ्तार है वो 110 से बढ़कर 160 किलोमीटर फी घंटा हो जाएगी। इसी तरह से बहुत बड़ी तादाद में लोगों को रोजगार जो है उसके मौके भी मिलेंगे। जो ड्राई पोर्ट बनाया जाएगा टेक्सला के करीब, वहां पर तकरीबन 1 से 2 लाख के करीब लोगों को रोजगार भी मिलेगा। और मेरे ख्याल में इसकी जो मजीद जो अहमियत है वो अगर हम वफाकी वजीर रेलवे शेख रशीद अहमद साहब से ही जान लें, क्योंकि इस वक्त हमारे साथ लाइन पे मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया शेख साहब आपके वक्त के लिए। कुछ चीदा पॉइंट्स तो मैंने बताए हैं जबरदस्त प्रोजेक्ट के बारे में, बाकी मैं चाहूंगी कि काइंडली आप इसकी अहमियत के ऊपर थोड़ी सी रोशनी डालें, क्योंकि आप खुद कह चुके हैं कि सी पैक की शहरग है ये जो मंसूबा है। देखिए, मंसूबा ही ये है, बाकी सड़कें पुल और ये सारी चीजें जो हैं जी, ये तो हम खुद भी बना सकते थे। चीन क्योंकि रेल में बहुत आगे जा चुका है और सारा सिग्नल सिस्टम और सारा ट्रैक, क्योंकि हमारा ट्रैक जो है जी, वो 1861 में बना। उसके बाद हमने इंजन खरीदे, बोगियां खरीदी, सब कुछ खरीदा, लेकिन ट्रैक को हाथ नहीं लगाया। सो हमने इस ट्रैक को जो 150 साल पुराना है उसको शुरू से 1871 किलोमीटर कराची नया ट्रैक डबल बनेगा और इसमें तमाम फेंस 3000 हमारे क्रॉसिंग है, जिसमें 1-2 लोग रोज मर जाते हैं। अनमैन और मैन जो हैं वो 3000 हैं और इस ML1 में कोई 800 क्रॉसिंग है। ये सारे खत्म होके सारी फेंसिंग होगी और ऊपर से ब्रिजेस ओवर हेड और अंडर ट्रैक भी ब्रिजेस रास्ते बनेंगे। सो ये एक पाकिस्तान की तरक्की का और पाकिस्तान का असल जो मसला है उसके सड़क का रश जो है वो ट्रैक पे लाया जाए। ये जो हमारी 40 ट्रेनें चल रही हैं ये 140 पे हो जाएंगी। हम कोई 60 लाख पैसेंजर उठाते हैं, ये 1.5 करोड़ में शिफ्ट हो जाएगा और हमारा फ्रेट जो है वो भी इस वक्त 7% है, ये 24% तक हम ट्रैक पे ले आएंगे। सो ट्रैक पाकिस्तान की अशद जरूरत थी और है। इस पर पहली दफा काम हुआ है और इस पर इमरान खान ने और कमर जावेद बाजवा साहब ने बहुत हिम्मत और जस्तजू की और चीन के साथ हर मीटिंग में उन्होंने इस मसले को उठाया और हम तकरीबन 100-150 चाइनीज को लेकर आए और जिन्होंने 1-1 इंच पर, 1-1 ब्रिज पर, 1-1 मील पर इसका सर्वे किया और अब ये सारा PC1 और सर्वे जब मुकम्मल हुआ और फिजिबिलिटी मुकम्मल हुई तो 1-2 दिन पहले जो है एक्निक ने इसको मंजूर किया 6.8 बिलियन US डॉलर में। इसके हम 3 फेसेस में शुरू कर रहे हैं इस काम को और मुमकिन है कोई बड़ी सूरत हाल इसमें तब्दीली है और कई जगहों से फौरी तौर पर इसको शुरू कर दिया जाए। सो ये पाकिस्तान की सारी तारीख में ये पहला काम है जो रेलवे में हो रहा है। बाकी इससे पहले तो जो हमने स्टेशन भी बनाया वो अंग्रेज के खूबसूरत स्टेशनों को तोड़कर खराब किया और पैसे जाया किए। असल काम ट्रैक का था और सिंध में कोटड़ी से आगे ट्रैक की हालत बहुत खराब है जो हादसात का मूजिब बनती है और अब इंशाअल्लाह ताला बेहतरी आएगी। अच्छा शेख साहब, ये बताइएगा कि अभी तो यहाँ से मंसूबा मंजूर हो गया, अगला बड़ा मरहला है कर्जा जाती मुज़ाकरात चीन के साथ, उसके लिए कोई टाइमलाइन है, कोई
डेड लाइन 30 मुकर्रर की गई। तारीख को हम टेंडर दे रहे हैं जी, सारी बातें चल रही हैं और ठीक होंगी। ये स्ट्रेटजिकल मंसूबा है, ये दूसरे मंसूबों से मुख्तलिफ है, इसलिए इस पर दूसरे मंसूबों पे हम 15% लगाते हैं पाकिस्तान, और वो 85% लगाते हैं। इस पर हम 10% लगाएंगे और वो 90% लगाएंगे। और पाकिस्तान की जिंदगी, ये तारीख है सियासत का, सबसे कम इंटरेस्ट इस पे होगा। अब ये बात फोन पे बताने वाली नहीं है, क्योंकि इस ट्रैक की बहुत सारी दुनिया मुखालिफ है। नहीं, बिल्कुल बहुत सही बात कही। अगर ये ट्रैक बन जाता है तो उससे तरक्की की और सफ़र की नई राहें, अपग्रेडेशन भी होगी, जाहिर है। एक और बड़ा मसला जो गालिबन आपके भी और वज़ीर आज़म के भी दिल के बहुत करीब है, आज शजरकारी मुहिम का आगाज़ हुआ है, तो आपने कहा कि चूँकि इसमें बहुत सारे अंडर पासिस भी होंगे, ओवर पासिस, ब्रिजेस भी होंगे, तो ये जो रेलवे ट्रैक के साथ साथ का इलाका है, जहाँ जहाँ मुमकिन हो, क्या वहाँ उसी अंदाज में शजरकारी की जा सकती है? ये 2000 किलोमीटर के ट्रैक पे जिस तरह के मोटरवे के कई सेक्शंस के साथ साथ शजरकारी की गई है। यही हमारा मंसूबा है और हमने इनसे कहा है कि हमें दरख्तों का इंतजाम करें। लेबर की हमारे पास कमी नहीं है, और जब ये ट्रैक बिछेगा तो साथ साथ हम दरख्त भी लगाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया शेख साहब। बहुत शुक्रिया शेख साहब। वैसे मैं उनसे पूछना चाह रही थी, आपने शुक्रिया अदा कर दिया, कि ये जो आए रोज हादसा होते हैं, ये 9 साल में तो ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा इम्तियाज साहब, लेकिन क्या हादसा जो ये होते हैं इस पे काबू कैसे पाया जाएगा? 9 साल तक क्या हम ये भुगतते रहेंगे इसी तरह आपने से? देर कर दी सवाल पूछते पूछते, बड़ा इंपॉर्टेंट क्योंकि सवाल मैं था समझा ये। कि शायद अभी आप सवाल नहीं पूछ रहे, इसलिए अच्छा। शेख साहब भी गालिबन जल्दी में थे, आपने देखा सही, वो मुख्तसर जवाब दे रहे थे। जाहिर है अगर इसमें मज़ीद 6-7 साल लगेंगे तो इसका मतलब है कि हमें कुछ इंतज़ार करना पड़ेगा। उस वक्त तक इंतहाई एहतियात करनी पड़ेगी हमारे रेलवे हुकाम को। और जो बता रहे थे कि कोटरी से आगे बहुत ट्रैक मखदूश हालत में है, तो दुआ करें, उम्मीद करें कि यानी कम से कम दुआओं पे ही चलना हमारे पड़ेगा हुकाम जो हैं इतने अरसे उस तक। ट्रैक को कोई वक्ती तौर पे, आर्जी तौर पे इस तरह रिपेयर कर दें, ताकि ये हादसात की जो रेशो है ये ज़रा कम हो जाए। और वैसे इसमें कोई बात नहीं है कि अगर एक दफ़ा काम इस पे शुरू हो गया तो चीनी, चूँकि हमारे चीनी भाई बहुत तेज़ काम करने और जिनों की तरह काम करते हैं, तो हो सकता है कि इस प्रोजेक्ट का दौरानिया कुछ कम भी हो जाए, बैक वक्त बहुत सारे सेक्शंस पे काम शुरू हो जाए। कुछ बैन-अक़वामी मालियाती इदारों की तरफ से कुछ कदगने हैं जिनके बायस हम बैक वक्त तमाम काम शुरू नहीं कर सकते। मरहला वार होगा। 2.5 कह रहे थे ना कि बहुत लोगों को प्रॉब्लम है इस हमारे प्रोजेक्ट से, तो उस पर बड़ी तकलीफ है बहुत सारे लोगों को। लेकिन देखिए अगले 2-3 साल में क्या सूरत हाल बनती है। हमारी तो ख्वाहिश है कि जल्द अज जल्द अपग्रेडेशन हो, बल्कि 2600 किलोमीटर मेरा ख्याल है तकरीबन ये अच्छा। ट्रैक होगा। मुझे लगता है कि ये जाहिर है जब शुरू होगा तो चूंकि ये रेलवे ट्रैक में बेहतरी का ये मंसूबा है, तो मेरे ख्याल में बतदरीज बेहतरी जो है वो हम इंशाल्लाह इसी दौरान देखेंगे। यानी ये नहीं है कि हम 9 साल तक हम ये इंतजार करते रहें कि बेहतरी जाके शुरू ही तब होगी। तो होपफुली जैसे ही मंसूबा जो है इस पे काम शुरू होगा तो वैसे ही मामला जो है वो बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। नाज़रीन, एक हम ब्रेक यहाँ पे लेंगे और ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो बात करेंगे पाकिस्तान में। हम देखते हैं हर साल जब बारिशें होती हैं, मानसून का हमें मालूम है कि ये जो दिन है ये मानसून की बारिशों के होते हैं, तेज बारिशें होती हैं और उसकी वजह से सैलाबी रैले आते हैं। लेकिन वजह क्या है कि आज तक हम इस पर काबू नहीं पा सके, ऐसा मैकेनिज्म क्यों नहीं बना सके, इसी के ऊपर बात करेंगे। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। फौरी खबर हो, राय या तज्जिए, डिजिटल दुनिया में आपके साथ साथ पीटीवी न्यूज की सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बढ़ती मकबूलियत, टॉक शोज, खसूसी रिपोर्ट्स और आगाही के पैगामात की फौरी रसानी के लिए पेश पीटीवी न्यूज ट्विटर अकाउंट पर 10 लाख फॉलोअर्स मुकम्मल। हम पर एतमाद करने और जुड़े रहने पर आपका शुक्रिया। पीटीवी न्यूज, दुरुस्त हर वक्त बर वक्त। वेलकम बैक।
नाज़रीन, तूफ़ानी बारिशें जो गुज़श्ता दिनों में हुई उसने सिंध और बलूचिस्तान के इलाकों में तबाही मचा दी है। कराची की सूरत हाल तो हम सब ने देखी है, आए रोज़ टेलीविज़न के ऊपर बात हो रही है। नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट की टीमें और पाक फौज की टीमें जो हैं वो वहाँ पर इस वक्त काम करने में मसरूफ़ हैं रिलीफ के। लेकिन बलूचिस्तान की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पर जो सैलाबी सूरत हाल इस वक्त पैदा हुई है, मस्तौंग, खुजदार, हरनाई, नोशकी समेत बहुत से ऐसे इलाके हैं जहाँ पर रिहायशी इलाकों और कई इलाकों में जो फसलें हैं उनको शदीद नुकसान पहुंचा है। इत्तलात के मुताबिक नाज़रीन, मकरान कोस्टल हाईवे पर 30 फीट चौड़ा शिगाफ पड़ गया है, जबकि कोलू नदी नालों में भी तुगयानी से जो सोनारी पुल है वो बह गया है, जिसकी वजह से कोलू का जो सिब्बी और कोयटा से ज़मीनी राब्ता है वो मुनक़ता हो गया। और ये कोई पहली मरतबा नहीं हुआ, ये हर मरतबा हम सुनते हैं कि इस तरह से होता है। बहुत बड़ी तादाद में मवेशी जो हैं वो बह जाते हैं रेलों के अंदर और इंसानी जानों का जो नुकसान है वो होता है। अब तक तकरीबन 15 अफराद जो है मौत का शिकार हो चुके हैं सिंध और बलूचिस्तान में मुख्तलिफ वाक़यात की वजह से, बारिशों की वजह से जो मुख्तलिफ हादसात हुए हैं उसकी वजह से। ये आखिर वजह क्या है कि हुकूमतें जो हैं वो काबू नहीं पा सकती और ये हर मरतबा हम देखते हैं नहरों में शिगाफ, पुल टूट के ये हादसात होते हैं, सैलाब आ जाते हैं। इसी हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमने जहमत दी है सैयद हुसैनी साहब जो एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट हैं, एक्सपर्ट हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं और उनकी एक्सपर्ट राय जो है वो हम चाहेंगे कि उनसे लें। बहुत शुक्रिया सैयद हुसैनी साहब आपके वक्त के लिए। हुसैनी साहब, साल से हम इस सूरत हाल को देख रहे हैं। मैं तो जितने अरसे से इस प्रोफेशन में हूँ, हर साल हम यही खबरें दे रहे होते हैं, इसी पे प्रोग्राम्स कर रहे होते हैं कि फलां जगह इतना सैलाब आ गया, इतने लोग जो है वो मर गए, इतने मवेशी बह गए, इतनी फसलें तबाह हो गई। आखिर वजह क्या है, क्यों काबू नहीं पाया जा सकता इसके ऊपर? तो बुनियादी वजह है वो ये है कि जो फ्लड प्रोटेक्शन स्ट्रक्चर्स हैं उनकी मेंटेनेंस वक्त पे नहीं होती है, और जब वो मेंटेनेंस नहीं होती और पानी का प्रेशर आता है एकदम, तो वो ब्रीचेस हो जाते हैं, वो बंद टूट जाते हैं और नहर के किनारे टूट जाते हैं। और दूसरी वजह यह है कि ओवर टाइम जो स्ट्रक्चर्स दरिया के ऊपर बने वो रुकावट पैदा करते हैं। एक मिसाल ये है कि पहले फ्लड्स के सीज़न में सखर बैराज से कोटरी बैराज तक 14-15 दिन में पानी पहुंचता था, अब 7 दिन में पहुंचता है। और उसकी बेसिक वजह यह है कि जो पुल बने हैं और जो कंस्ट्रक्शंस हैं वो बहुत ही नैरो हैं, उसकी वजह से पानी को जो फ्लो है वो बहुत तेज़ हो जाता है। उसके अलावा जो राइट ऑफ वे है दरिया का, उसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के स्ट्रक्चर्स बन गए हैं जो अनऑथराइज्ड हैं। जो राइट ऑफ दी वे है रिवर का, उसके अंदर जो हमारे कानून के मुताबिक कोई चीज़ बननी नहीं चाहिए, मगर उसके अंदर पक्के स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं, फार्म्स बने हुए हैं और फोर्टिफाइड फार्म्स बने हुए हैं, जिसकी वजह से जो दरिया का गुजरगाह है वो नैरो है। और वो फिर जब स्पीड और वेलोसिटी होती है, वॉल्यूम होता है, तो वो ओवरफ्लो कर जाता है और चूँकि स्ट्रक्चर्स वीक हैं तो ब्रीचेस हो जाते हैं, टूट जाते हैं। तो ये तो बड़ी तशवीशनाक बात है हुसैनी साहब के गैर कानूनी तामीरात की वजह से दरिया का रास्ता रुक जाता है, उसकी वजह से फिर तंग रास्ता बनता है तो पानी की रफ्तार भी तेज़ हो जाती है। क्या हुकाम को ये इस अमर की आगाही नहीं होती है? इसकी ये गैर कानूनी स्ट्रक्चर्स की इजाज़त कौन देता है? जो स्ट्रक्चर्स हैं जैसे पुल वगैरह हैं, वो तो रिवर का और ब्रिज जो रोड्स डिपार्टमेंट की गलत प्लानिंग है। बाकी जो अनऑथराइज्ड कल्टीवेशन है वो गवर्नेंस के इश्यूज हैं। जो बड़े बड़े ज़मींदार, जो ताकतवर ज़मींदार हैं, उन्होंने केटियाँ बनाई हुई हैं और कब्ज़े किए हुए हैं और उनको कोई हटाने वाला नहीं है, तो उसकी वजह से पानी की फ्लो में रुकावट होती है। सही। अच्छा, एक तो आपने कहा कि मनसूबाबंदी का फुकदान है एक बड़ी वजह, दूसरा आपने कहा कि जो गैर कानूनी तौर पे जो तामीरात हैं उसमें जो अशराफिया है फिर ये उसी की तरफ से होता है। ज़ाहिर है लाकानूनियत जो है
वो उन्हीं की तरफ से होती है क्योंकि उन पे तो कोई कानून लागू ही नहीं होता। जी बिल्कुल। अब वहाँ जहाँ पे उनकी फसल लगी हुई है और सैलाब आ जाए तो उनकी कोशिश ये होती है कि उनकी फसलें बच जाएं। उनकी फसलें बचाने के लिए वो रुकावटें वहाँ खड़ी करते हैं, अर्दन बैंक्स बना देते हैं, जिसकी वजह से पानी का फ्लो उसके राइट ऑफ वे में नहीं हो सकता है। तो मेन वजह ये है। फिर दूसरा ये है कि जब सैलाब आता है तो हर ज़मींदार चाहता है कि उसकी फसल बच जाए या उसके एरिया में बच जाए जो दरिया के साथ साथ काश्त की हुई है। तो वो कोशिश ये करते हैं कि जहाँ टेक्निकली ब्रीच डालना हो दरिया को और पुल को बचाने के लिए, डैम को बचाने, बैराज को बचाने के लिए वो कोशिश ये करते हैं कि किसी और के इलाके में टूट जाए। तो उस वक्त फिर उनमें आपस में गन फायरिंग और लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पैदा करते हैं कि वो फिर मजबूर करते हैं सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को और इरिगेशन डिपार्टमेंट को कि यहाँ से ना तोड़ें, उधर से तोड़ें, और वो कन्फ्लिक्ट्स भी आते हैं। और वो जहाँ, हालांकि होना ये चाहिए कि जहाँ इरिगेशन डिपार्टमेंट मुनासिब समझे वहाँ पे ब्रीच होना चाहिए, मगर वो कोशिश यही होती है कि दूसरा का घर बर्बाद हो, मेरा घर बच जाए। हाँ, लेकिन ये तो सैनी साहब आपने बताया कि जो मुख्तलिफ जो बड़े लोग हैं, सियासी अशराफिया, अपनी फसलें बचाने के लिए, अपने स्ट्रक्चर बचाने के लिए पानी का रुख मोड़ देते हैं। दूसरी तरफ ये बताइए, इसमें जो मेंटेनेंस की और इसकी देखभाल की ज़िम्मेदारी जिन पे है, जो महकमा आपाची है, महकमा जंगलात है, वो लोग क्या करें? इसके इन तमाम काम के लिए तो हर बजट में हर साल अगर अरबों नहीं तो करोड़ों रुपए मुख्तस किए जाते हैं। ये सब कागज़ों में ज़्यादा खर्च होते हैं और ज़मीन पर उतना खर्च नहीं होता। ये बेसिकली ज़िम्मेदारी है इरिगेशन डिपार्टमेंट की। फ्लड की मैनेजमेंट दो इदारों की ज़िम्मेदारी है, जो चूँकि ये इरिगेशन प्रोविंशियल सब्जेक्ट है तो मेन ज़िम्मेदारी तो सूबाई हुकूमतों की है। मगर फेडरल में फेडरल फ्लड कमीशन है, वो सिर्फ पॉलिसीज़ बताता है और प्लानिंग करता है और वो एलोकेशन करता है, मगर एक्चुअल जो ऑन ग्राउंड उसकी मेंटेनेंस और प्लानिंग, कंस्ट्रक्शन, सुपरविजन, मेंटेनेंस है वो सूबाई हुकूमत की है। अब जो सैलाब आने से पहले सूबाई हुकूमतों को तैयारी करनी पड़ती है। मिसाल जो बंद हैं, जिसे लोकल ज़बान में बचाव बंद कहते हैं, उनकी एक महीना पहले से वेटिंग करना ज़रूरी होती है, क्योंकि वो पूरा साल खुश्क मौजूद होते हैं और अचानक पानी आ जाए तो वो बाहर ले जाते हैं। तो उनकी वो स्लोली एक महीना पहले से वेटिंग शुरू करते हैं, वो नहीं होती है। फिर स्टोन पिचिंग जहाँ करना है वो नहीं होती है, वो भी कागज़ों में होती है। तो ये गवर्नेंस के इश्यूज़ हैं, करप्शन के इश्यूज़ हैं, फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट है और हर तरह के इश्यूज़ हैं जो कि रोके जा सकते हैं। ठीक, बहुत शुक्रिया सैयद हुसैनी साहब। जो मुझे समझ आई इम्तियाज़ साहब, सारा मसला घुमा फिरा के फिर उसी अशराफिया पे जाता है जिनको सिर्फ अपनी ज़ात मुकद्दम है उनके लिए और बाकी सब कुछ जी। इनकी हुसैनी साहब चूँकि बहुत तवील अरसे तक इन्होंने सिंध में और बलूचिस्तान में, बल्कि अफ़गानिस्तान में भी आबी उमूर से मुताल्लिक़, ज़राअत से मुताल्लिक़ काफ़ी रिसर्च की हुई है, तो ये उनके तजुर्बे का निचोड़ है जो हम भी नाजरीन के साथ यही शेयर कर सकते हैं कि जो महकमा आपाशी और सियासी अशराफिया, उसकी एक मिली भगत है, जिसके नतीजे में जो नहरों के और दरियाओं के हिफाजती बंद हैं, पुश्ते हैं, वो हर साल पानी के दबाव में बह जाते हैं। उसकी बुनियादी वजह ये होती है कि अगरचे इनके लिए फ़ंड्स मखसूस हैं, लेकिन उस पर इस्तेमाल नहीं होते। और होता यह है कि पूरे साल के दौरान, साल के 10-11 महीने इसमें चूहे और मुख्तलिफ़ किस्म के जो बड़े कीड़े हैं वो इन पुश्तों में अपने लिए चैनल्स बनाते हैं, एक छोटी छोटी नहरें बनाते हैं, सुराख कर देते हैं। और जो हुसैनी साहब ने कहा कि वो वेटिंग नहीं होती है तो वो टेस्ट नहीं हो पाता। लिहाजा होता यह है कि चूँकि छोटे छोटे सुराख हर कुछ
फासले के बाद बने होते हैं। मटीरियल और भी जब नाकिस लगाया जाता होगा नहीं, शायद। मटेरियल तो लगता ही नहीं है, वो यही तो बता रहे हैं कि मटेरियल लगाने की बजाय उसकी तरफ तवज्जो नहीं होती है। कागज़ों में मटेरियल लग जाता है लेकिन असल जगह पे पहुंचता नहीं है और वहाँ कीड़े मकोड़े और चूहे अपना खेल खेलते रहते हैं। नतीजा ये होता है कि जब बारिश का, सैलाब का पानी, जिसको फ्लैश फ्लड्स कहते हैं, वो जब आता है तो तमाम तर प्रेशर उन पुश्तों पे, उन हिफाजती एम्बैंकमेंट्स में पड़ता है और उसके साथ साथ इरोजन जो है वो शुरू हो जाती है फौरी तौर पे। तो इसमें महकमे जंगलात का भी काम है, क्योंकि महकमे जंगलात इस नहरों के और दरियाओं के आसपास का जो जंगलात का इलाका है, वहाँ से ये जंगलात बेच बेच के अपनी जेबें उन्होंने भर ली हैं, खाते भर लिए हैं। लेकिन आपको मालूम है कि अगर जंगलात जहाँ भी होंगे वो न सिर्फ पानी का प्रेशर रोकते हैं बल्कि ज़मीन के कटाव को भी रोकने में मददगार साबित होते हैं। और इसी वजह से आप देखिए बहुत तवील स्ट्रेचेस हैं जहाँ से जंगल गायब हो चुका है और हर साल 4, 5, 6 बड़ी जगहों पे आपने देखा कि खड़ी फसलों को नुकसान पहुँचे क्योंकि नहर में बहुत बड़ा शगाफ पड़ गया है। तो धड़ाधड़ अब उम्मीद ये करें, फिर उम्मीद करें कि बारिशें तो बहुत हो रही हैं और होने वाली हैं अभी मज़ीद, कि इसमें मज़ीद शगाफ ना हो क्योंकि अल्टीमेटली नुकसान होगा गरीब आदमी का। और इसमें फिर वही बात है कि सबसे बड़ी चीज़ लाकानूनियत। अगर कानून सबके लिए एक हो, इस्तिशराफिया के लिए भी वही कानून हो जो आम आदमी के लिए, तो मेरे ख्याल में कोई भी उस कानून की जो है वो अमलदारी जो है उसके ऊपर उसके अगेंस्ट नहीं जा सकता। सो हम उम्मीद करते हैं कि हमारा जो सिस्टम है उसमें बेहतरी आएगी। जो इमरान खान साहब ने भी वादे किए थे उनको वो पूरा करेंगे। नाज़रीन, एक ब्रेक लेते हैं यहाँ पे और ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो हम बात करेंगे गुज़श्ता 20 बरसों में पाकिस्तान को इमदादी कर्जे और इमदाद के जो पैकेजेस हैं वो बहुत सारे ऐलानात किए गए, खासा शोर शराबा होता रहा, लेकिन कहाँ कहाँ और कब कब ये जो इमदाद है ये पाकिस्तान का फ़ायदा जो है ये कर पाई है, इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। आर्टिकल 370 M35A मसला कश्मीर पर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के पस मंज़र में आर्टिकल 370 और 35A को भारतीय आइन का हिस्सा बनाया गया, जिसका बुनियादी मकसद आइनी तौर पर कश्मीर को ख़ुसूसी हैसियत देना था। आर्टिकल 370 के तहत कश्मीरियों को कानून साजी के हक़ को तस्लीम करते हुए इस अमर को यकीनी बनाया गया कि हिंदुस्तान के किसी भी कानून का इतलाक़ कश्मीर में नहीं होगा, जबकि आर्टिकल 35A सरजमीन कश्मीर पर सिर्फ कश्मीरियों के हक़ को तस्लीम करता है। इसके तहत कोई भी भारतीय शहरी जायदाद खरीद कर कश्मीर का मुस्तकिल रिहायशी नहीं बन सकता। भारतीय पार्लियामेंट से इन आर्टिकल्स की मनसूखी इंतहा पसंद हिंदू अक्सरियत पर मबनी खोखली जमहूरियत की बदतरीन मिसाल है। इसका वाहिद मकसद 73 साल से जारी तहरीक आज़ादी कश्मीर को कुचलने के मज़मूम इरादों के सिवा कुछ नहीं। वेलकम बैक। नाज़रीन, गुज़श्ता 20 बरसों के दौरान पाकिस्तान में गैर मुल्की इमदाद और कर्ज़ों का खासा शोर शराबा रहा है, खासा चर्चा रहा है। ख़ास तौर पर जनरल परवेज़ मुशर्रफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अदवार हुकूमत में अमेरिका ने पाकिस्तान के लिए जो है बहुत से पैकेजेस अनाउंस किए, ऐलानात किए। आज हम जायज़ा लेंगे प्रोग्राम में कि ये जो इतने बड़े बड़े ऐलानात किए जाते हैं वो अमलन किस हद तक पाकिस्तान के लिए फ़ायदेमंद साबित हुए हैं। और इसके लिए हमने ज़हमत दी है, सियासी और सिक्योरिटी अमूर के एक्सपर्ट हैं, तज्ज़ियाकार हैं, डॉक्टर हुसैन नदीम साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। डॉक्टर साहब, पाकिस्तान जैसे मुल्कों को जो गैर मुल्की और जो दीगर मुल्कों से ख़ास तौर पर अमेरिका इनमें सर फहरिस्त है, जो इमदाद मिलती है ऑन ग्राउंड, इस इमदाद से फ़र्क भी पड़ता है? बुनियादी सवाल मेरा आपसे। देखिए, पाकिस्तान जैसे मुल्कों के अंदर जब भी एड आती है वो दो फॉर्म्स में आती है, सिक्योरिटी और डेवलपमेंट, दो मिलिट्री एड्स डिफरेंट आपकी आती हैं। और जब ये आती हैं तो इनका पर्पस जो है वो डेवलपमेंट नहीं होता। ये बुनियादी तौर पर दीज आर नॉट डेवलपमेंट एड। इनका मकसद होता है सियासत, इनका मकसद होता है इन्फ्लुएंस, इनका मकसद होता है एक्सेस टू पाकिस्तान। और यही हमने पिछले 70 साल की पाकिस्तान की हिस्ट्री में देखा है कि जब जब अमेरिका को पाकिस्तान के अंदर सिक्योरिटी या मिलिट्री नीड्स थी रीजन के अंदर, तो पाकिस्तान को एड प्रोवाइड की।
51 के अंदर जो मुसद्दिक साहब आए ईरान के अंदर और अमेरिकन इंटरेस्ट थ्रेटन हुआ, तब पाकिस्तान को एड पहली बार दी गई। उसके बाद जब आपकी सोवियत अफगान जिहाद चल रहा था तो वहाँ पर दोबारा पाकिस्तान की यूटिलिटी नज़र आई, दोबारा से एड दी गई। और फिर हमने 9/11 के बाद ये चीज़ दोबारा देखी कि पाकिस्तान को एड दी गई जब एक वॉर अफगानिस्तान के अंदर लड़ी जानी थी। तो इससे तो एक बुनियादी चीज़ ये नज़र आती है, पैटर्न को अगर हम देखें और डेटा को अगर हम देखें, कि एड का मकसद सिक्योरिटी असिस्टेंस और सिक्योरिटी नीड्स को फुलफ़िल करना होता है। उसका ताल्लुक जो है आपके स्कूल डेवलपमेंट, डैम्स या पाकिस्तान की इकॉनमी को बेहतर करना नहीं होता। अब आ जाए इस बात के ऊपर कि ये एड जो आती है, इसका हमने ले तो ली एड पाकिस्तान ने, और पाकिस्तान ने अपनी मिलिट्री असिस्टेंस भी प्रोवाइड कर दी अफगानिस्तान में 2 बार या कहीं पे भी मिडिल ईस्ट के अंदर। मगर इस एड का हम पे क्या इफेक्ट आता है, वो एक बहुत ड्रास्टिक इफेक्ट होता है, जिसको हम कहते हैं कि एड जो है आपकी वो बिनाइन नहीं है। वो एक ऐसी चीज़ नहीं है कि जी आपने दी और उसका कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ, अगर गलत भी होगी तो कोई बड़ी बात नहीं। एड हम एक इंटरवेंशन को के नज़रिए से देखी जाती है कि जब भी एक बाहर का मुल्क आपको एड देता है तो वो एक फॉरेन इंटरवेंशन होती है, और उसके नतीजे जो है आपके मुल्क पे बहुत संगीन तरीके से भी आ सकते हैं कि आपकी सोसाइटियाँ डिस्टर्ब हो सकती हैं, आपकी सोशल कल्चर डिस्ट्रॉय हो सकता है, और आपके इंस्टीट्यूशंस सबसे बढ़कर उस एड की वजह से तबाह हो जाते हैं, बिकॉज आपकी रिलायंस ऑन एड हो जाती है बहुत ज़्यादा। हुसैन, ये बताइएगा कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ के ज़माने में तो जब अमेरिका के साथ मुज़ाकरात चल रहे थे तो उसमें हमारे पुराने कर्ज़ों की माफ़ी थी, रीस्केजुलिंग या रीस्ट्रक्चरिंग, और कुछ बराह रास्त फ़ौजी इमदाद मिल रही थी। लेकिन जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत बरसर इक़्तिदार आई 2008 में, उसके साथ ही कुछ अरसे के बाद एक बहुत बड़ा बिल सामने आया अमरीकी कांग्रेस में, पास भी हुआ, कैरी लूगर बर्मन एक्ट, और उसके तहत पाकिस्तान को सालाना कोई 1.5 अरब डॉलर इमदाद का वादा किया गया 5 बरसों में। उसमें आप ये बताइएगा कि उसका पाकिस्तान के इक़्तिसादी और सियासी जो फैब्रिक है उस पर क्या असर पड़ा? कैरी लूगर बर्मन एक्ट जो है वो पाकिस्तान की हिस्ट्री का एक बड़ा डार्क और बड़ा एक सीरियस केस स्टडी कंसिडर किया जा सकता है। उसकी वजह यह है कि वो 4-5 साल जो पाकिस्तान के अंदर एड आई है, मेरे ख्याल में पाकिस्तान की जो इस वक्त संगीन हालत हम देखते हैं, सिविल मिलिट्री के अंदर जो एक तसादुम पैदा हुआ, सोसाइटी के अंदर एक डिस्टर्बेंस आई है, इंस्टीट्यूशंस के अंदर फर्दर जो एक प्रॉब्लम आई, और जो एक सीक्रेट वॉर्स पाकिस्तान के अंदर कोवर्ट वॉर्स आपकी लड़ी गई हैं, उसके अंदर कैरी लूगर जो है वो एक्ट जो थी और एड जिसके अंदर आई थी, वो उसके अंदर एक बुनियादी तौर पर एक बहुत फंडामेंटल एक इशू क्रिएट किया गया। अब कैरी लूगर बर्मन का जो है बड़ा एक साफ सा उसका कोर इंटरेस्ट थे जो कि उन्होंने अपने उस डॉक्यूमेंट के अंदर, एक्ट के अंदर डिफाइन किए हुए थे, और उनका इंटरेस्ट ये था कि जी हम पाकिस्तान के अंदर जो है, और उन्होंने कॉन्टेक्स्ट में पहले डाला कि पाकिस्तान के अंदर अमेरिका ने पिछले 70 साल में आपकी मिलिट्री हुकूमतों को स्पॉन्सर किया है, और यहाँ पर पाकिस्तान को सिर्फ सिक्योरिटी असिस्टेंस प्रोवाइड की है, और अब जो है हम इस चीज़ को चेंज करना चाहते हैं क्योंकि वहाँ पे प्रेसिडेंट बराक ओबामा की हुकूमत आ गई थी। तो थ्रू कैरी लूगर बर्मन एक्ट पर्पज़ ये था कि हम पाकिस्तान की डेमोक्रेसी को सपोर्ट किया जाए, सिविल सोसाइटी को सपोर्ट किया जाए। ऑन पेपर तो चलें ये चीज़ें ठीक थी, मगर फिर जो फर्दर क्लॉजेस थे उस एड के अंदर वो ये था कि अब मिलिट्री जो है वो एक्सेप्ट करे कि जी आपने मुंबई के अंदर फॉर इंस्टेंस जो है अटैक मिलिट्री ने कराए, लश्कर तैयबा या बाकी कुछ आपके जो आउटफिट्स पाकिस्तान से रन होते हैं उनको बंद किया जाए। अब प्रॉब्लम उनमें ये थी कि उसकी लैंग्वेज का इशू सबसे बड़ा ये था कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट को और मिलिट्री को एक्सेप्ट की जा रही थी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप बेसिकली इस खित्ते के अंदर फसाद की जड़ हैं। अब मेरी समझ से ये बात है कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने इसको कैसे एक्सेप्ट किया, या उस टाइम के ऊपर जो भी पार्लियामेंट के अंदर बड़ा शोर वरा उठा, मगर बहरहाल उसको एक्सेप्ट किया गया। एक ऐसे डॉक्यूमेंट को जो कि एक तरह से आपकी कह लें कि पाकिस्तान की सालमियत और पाकिस्तान का जो नेशनल और ग्लोबल नैरेटिव था उसके बिल्कुल बरक्स जाती थी और पाकिस्तान को बहुत डैमेज करती थी। सही। अच्छा हुसैन, उन दिनों तो अमेरिकी इंतजामिया ने बड़ा शोर मचाया हुआ था कि हम सालाना अरबों डॉलर देंगे पाकिस्तान को, तो असल में मिली कितनी इमदाद? पाकिस्तान के बारे में बार बार हर अमेरिकन प्रेसिडेंट पिछले 10-15 साल से कह रहे जी वी हैव गिवन बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स टू पाकिस्तान, मगर पाकिस्तान ने हमारा जो है इन रिटर्न जो है बड़ी ज्यादती की हमारे साथ। मैंने जो अपनी पीएचडी की उसके अंदर मैंने सारी ये जो बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर का नारा है ना, उसको मैंने ब्रेक डाउन की और यूएसएड के डेटा सेट्स देखे कि जी पाकिस्तान में एक्चुअली एड आई कितनी। तो आपको मैं थोड़ा सा उसके अंदर बता दूं कि $7.5 बिलियन का वादा किया गया था। अब आप ये भी बड़ी मज़ेदार चीज़ देखिए कि अमेरिका जब एड देता है तो उसके अंदर टर्मिनोलॉजीज़ बड़ी मैटर करती हैं। एक होती है एड कमिटमेंट। कांग्रेस ने $7.5 बिलियन 5 साल की एड कमिटमेंट की। इसका मकसद ये नहीं है कि एड एक्चुअली आई गई। $7.5 बिलियन जो एड कमिट हुई थी उसमें से एलोकेट हुई आपकी $3.6 बिलियन,
اور جو اس میں سے ایکچولی آن گراؤنڈ آئی وہ آپ کی تھی 1.8 بلین ڈالرز، اور فردر 1.8 بلین ڈالرز کے اندر سے آپ کی کہتے ہیں کہ 10 سینٹس پر ڈالر جو ہے وہ آپ کا گراؤنڈ کے اوپر لوکل لیول کے اوپر گیا، باقی سارا کانٹریکٹنگ فیس کے اندر، اوور ہیڈ کاسٹ کے اندر اور آپ کے جو خرچے پانی کے اندر وہ چلے گئے. وچ از وائی اب آپ دیکھیں گے پاکستان میں ایک عام انسان سے آپ پوچھیں گے جی ایڈ تو اتنی آئی ہے مگر کچھ ہوا نہیں، تو اس کا صاف سا جواب یہ ہے کہ ایڈ آپ کی پیپر پہ جو کہی جاتی ہے اور جو وعدہ ہوتا ہے اور جو ایکچوئل آئی جاتی ہے اس میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. مگر اگین میں بات وہی کروں گا کہ یہ ایڈ کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے، اس کا مقصد ڈیولپمنٹ نہیں تھا. ایڈ کا مقصد یہ تھا کہ ہم وعدہ کریں کہ 7.5 بلین ڈالر امریکہ نے پاکستان کو دیا ہے، اور جب اتنا بڑا وعدہ کیا جائے گا تو ساتھ کیا ہوا، پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے آپ کے لیے اپنے دروازے کھول دیے، ہزاروں کے حساب سے آپ نے ویزاز ایشوز کروائے، این جی او کھولے، ان این جی اوز کی ایکٹیویٹیز کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہے، کسی ایک کو بلیم نہیں کروں گا، مگر سب کو پتہ ہے ان این جی اوز کے تھرو کس قسم کے کوورٹ آپریشنز پاکستان میں ہوتے رہے، کیا کیا پاکستان کے اندر ڈی اسٹیبلائزیشنز ہوئی ہیں اس ایج میں. اور جیسے پاکستان کا حالات نہیں ہے، افریقہ کے اندر بھی یہی ہوا ہے، انڈیا کے اندر ہمارے ساتھ والے ملک کے اندر جو ہے 19 کے قریب این جی اوز انڈیا نے بھی بین کیے جو کہ کچھ امریکن فنڈڈ تھے، صرف اسی وجہ سے کہ جب آپ کی فورن ایڈ آتی ہے اس کے اندر وعدے ہوتے ہیں ڈیولپمنٹ کے، مگر اندر خانے جو ہے سیاست اور ایک لمبی سیاست اور پالیٹکس کھیلی جا رہی ہوتی ہے. حسین، آپ بار بار پیپلز پارٹی کا نام لے رہے ہیں کہ اس کے دور میں ایسے ہوا، تو کہیں اس جماعت کی طرف سے آپ پہ بھی کوئی الزام نہ لگ جائے؟ غلط ہے کرنا کسی ایک سنگل پارٹی کو بلیم کرنا. ہاں جی، کیری لوگر برمن میں آپ ضرور پیپلز پارٹی کو بلیم کیا جا سکتا ہے. کچھ اور پروجیکٹس ہوئے ہیں آپ کی ڈیولپمنٹ پروجیکٹس انٹرنیشنل پارٹنرز کے ساتھ، پی ایم ایل این کے ٹائپ کے اوپر، ان کو بھی بلیم کیا جانا چاہیے. رولنگ ایلیٹ ہے یہ، اس کی پرابلم ہے جو کہ ملک کے اور لوگوں کے انٹرسٹ کو سرو نہیں کر رہی ہوتی فارن ایڈ کے اندر. جب بھی وہ فارن ٹریڈ ڈیلز یا فارن ایڈ ڈیلز سائن کرتے ہیں باہر کے ملک کے ساتھ تو انٹرسٹ یا تو فیملی کے ہوتے ہیں یا پارٹیز کے ہوتے ہیں یا ان اسپیسیفک رجیمز اور رولنگ پارٹیز کے ہوتے ہیں، لوگوں کا انٹرسٹ نہیں ہوتا. سو صرف میرے خیال میں کسی پارٹی کو بھی میری اس کلیم سے اعتراض نہیں ہونا چاہیے. اور جو پارٹیوں کے اندر لوگ انوالو ہیں، بڑے اچھے پڑھے لکھے لوگ پیپلز پارٹی میں بھی انوالو ہیں، نون لیگ میں بھی انوالو ہیں، وہ جانتے ہیں یہ بات. مگر انفارچونیٹلی سیاست ایسی چیز ہے پاکستان کے اندر کہ وہ اتنی ہائیلی آپ کی کنٹروورشلائز ہوئی ہوئی ہے کہ جان بوجھتے ہوئے بھی آپ ان چیزوں کے بارے میں ڈسکشن نہیں کرنا چاہتے، کیونکہ ہر کوئی اس چیز کے اندر انوالو رہا ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر حسین ندیم، آپ کا بڑی تفصیلی گفتگو انہوں نے کی، لیکن آپ کا انالیسس میں چاہوں گی کہ اس کے اوپر اس میں 2-3 باتیں بڑی ابھر کے سامنے آئی ہیں جو حسین نے کی ہیں. انہوں کا تھیسس بھی بنیادی طور پہ امریکی امداد پاکستان کے لیے کہ اس پر پاکستان پہ اثر کیا ہوا ہے. آسٹریلیا سے انہوں نے پی ایچ ڈی کی، انہوں نے گزشتہ حکومت میں احسن اقبال صاحب کے ساتھ کام بھی کیا تھا، لہٰذا بڑے کریڈینشلز کے ساتھ ان کو ہم نے تلاش کر کے یہ بات چیت کی ہے. 2-3 اہم باتیں ہیں، وہ یہ کہ غیر ملکی امداد اگر پاکستان کو ملتی ہے تو کوئی خیرات نہیں ہوتی ہے، وہ کسی مخصوص مقاصد اس کے ساتھ پیوستہ ہوتے ہیں، اور اس کو ہمیں کسی غلط فہمی میں نہیں رہنا چاہیے. کیری لوگر برمن ایکٹ تھا، اس میں بھی بڑی کڑی شرائط تھیں اور بنیادی طور پہ اس کو پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کو زیر اثر زیر دباؤ رکھنے کے لیے استعمال کرنے کی کوشش کی گئی. دوسری بات یہ کہ امریکی رہنما دنیا بھر میں ڈھنڈورا پیٹتے رہے، جیسے حسین صاحب نے بھی کہا کہ ہم پاکستان کو اربوں ڈالر دیتے رہے ہیں، لیکن اصل میں جو مختص کیے گئے 4-5 سال کے عرصے میں وہ تھے 3.6 ارب ڈالر، اور جو ڈسبرسمنٹ یعنی جو تک ریلیز کیے گئے وہ 1.8 ارب تھے. اور اس میں سے بھی جو ان کا تجزیہ ہے کہ ہر ڈالر میں سے صرف 10 سینٹ یعنی صرف 10% پیسے آن گراؤنڈ خرچ ہوتے ہیں. مجھے یاد ہے افغانستان میں ایک کانفرنس کے دوران وہاں کے انٹرنیشنل چیمبر آف کامرس انڈسٹریز کے نائب صدر نے کہا کہ ہمارے ہاں امریکی امداد جتنی بھی آتی ہے اس کا 85% کبھی افغانستان پہنچتا ہی نہیں ہے. یہی شکایت ہم نے ہلری کلنٹن سے بھی کی تھی جب وہ 2009 میں انہوں نے پاکستان کا دورہ کیا تھا. دلچسپ بات یہ بتاؤں میں کہ 2007 میں امریکہ کے نائب وزیر خارجہ جان نیگروپونٹے اسلام آباد آئے، مجھ سے ملاقات کی درخواست کی گئی اور میں ملاقات کے لیے گیا. تو انہوں نے کہا کہ آئیے ذرا، ابھی کوئی اور مہمان نہیں آئے تھے، تو انہوں نے کہا میرے ساتھ بیٹھے ذرا مجھے بتائیں فاٹا کیا ہے، کیونکہ ہم فاٹا کو نا ملینز آف ڈالرز دے رہے ہیں. میں نے کہا اچھا چلے، میں نے اپنی اس کے ساتھ ڈسکشن کر لی. اس کا کانٹیکسٹ یہ تھا کہ امریکی حکومت نے فاٹا کو 5 سال کے لیے $150 ملین سالانہ یعنی $750 ملین 5 سال دینے کا وعدہ کیا تھا. اب دنیا بھر میں تمام نیوز ایجنسیز میں خبریں کیا آتی تھی کہ فاٹا میں امریکہ کی طرف سے ملینز آف ڈالر سالانہ آ رہے ہیں،
اس کا ایک پیسہ نہیں آیا، اس لیے کہ اس حوالے سے کانگریس میں کبھی قانون سازی نہیں ہو سکی، جبکہ پاکستان اس حوالے سے بدنام بہت ہو چکا تھا۔ تیسری بات یہ جو ڈاکٹر حسین ندیم کی پی ایچ ڈی کا نچوڑ بھی ہے کہ جنرل ضیاء الحق سے لے کے جنرل پرویز مشرف اور بعد کی ہماری رولنگ ایلیٹ جس کو کہتے ہیں حکمران اشرافیہ، انہوں نے مصلحتوں کے تحت دوسرے ممالک کے ساتھ معاہدے تو کیے، ان کے ساتھ سمجھوتے کیے، امداد بھی وصول کی، گرانٹس بھی وصول کی، مگر اس کے باعث سیاسی اور اقتصادی مفادات پاکستان کے اس پہ بہت زیادہ توجہ نہیں دی، اور نہ ہی یہاں کے جو گورننس کا نظام ہے اس کی بہتری کی طرف کوئی توجہ کی۔ یعنی آپ کا کہنے کا مقصد یہ کہ ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور کھانے کے اور جو چیزیں نظر آتی ہیں اس طرح سے گراؤنڈ ریالٹیز ہوتی نہیں ہیں، اور اس پہ پاکستان کی وزارت خارجہ کا یہ کام تھا کہ وہ کم از کم ان چیزوں کو ہائی لائٹ کرتی، دنیا کو یہ پتہ چلتا کہ جو باتیں جو شور شرابہ ہوتا ہے کہ پاکستان کو اتنی امداد مل گئی، در حقیقت ایسا ہے نہیں۔ ایک بریک لیتے ہیں ناظرین، بریک کے بعد واپس آئیں گے اور ہم بات کریں گے پاکستان کی عدالتوں میں اس وقت ایک بڑی تعداد تقریباً 20 لاکھ کیسز پینڈنگ ہیں، کیوں ہیں اس کی وجوہات جانیں گے ایک بریک کے بعد۔ फौरी खबर हो, राय या तज्जिए, डिजिटल दुनिया में आपके साथ साथ पीटीवी न्यूज की सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बढ़ती मकबूलियत, टॉक शोज, खसूसी रिपोर्ट्स और आगाही के पैगामात की फौरी रसानी के लिए पेश पीटीवी न्यूज ट्विटर अकाउंट पर 10 लाख फॉलोअर्स मुकम्मल। हम पर एतमाद करने और जुड़े रहने पर आपका शुक्रिया। पीटीवी न्यूज, दुरुस्त हर वक्त बर वक्त। ناظرین کچھ اعداد و شمار اس وقت میرے پاس موجود ہیں، مختصراً میں بتاؤں گی آپ کو کہ اس وقت پاکستان کی جو ٹوٹل کیسز زیر التوا ہیں عدالتوں میں 20 لاکھ سے زیادہ ہو چکے ہیں، سپریم کورٹ میں 45,000، لاہور ہائی کورٹ میں 1,88,000، پشاور ہائی کورٹ میں 38,000 پینڈنگ کیسز ہیں، اور اسی طرح سے 12 لاکھ کے قریب کیسز جو ہیں وہ پنجاب کی ماتحت عدالتوں میں ہیں، سندھ کی ماتحت عدالتوں میں 1,05,000 سے زائد کیسز ہیں، کے پی کے کی ماتحت عدلیہ میں 2,10,000 کیسز ہیں، اسی طرح سے بلوچستان کی ماتحت عدالتوں میں 17,000 مقدمات زیر التوا ہیں۔ اس کے حوالے سے ہم بات کریں گے، ہم نے زحمت دی ہے شاہ خاور صاحب کو، ماہر قانون ہیں، بہت شکریہ شاہ خاور صاحب آپ کے وقت کے لیے۔ خاور صاحب، ابھی گزشتہ دنوں سپریم کورٹ نے انسٹرکشنز دی تھیں جو احتساب عدالتیں ہیں ان کو بڑھانے کی، 120 کے قریب عدالتیں جو ان میں اضافہ کیا جائے، لیکن یہ جو سپریم کورٹ میں کیسز اتنے پینڈنگ ہیں، ماتحت عدالتوں میں ہیں، پھر ہائی کورٹس کے اندر ہیں، ان کا کیا بنے گا؟ ان کے لیے کیا کچھ اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں؟ کوئی بات ہو رہی ہے؟ دیکھیے، بات یہ ہے کہ یہ جو ماتحت عدالتوں میں اور اعلیٰ عدلیہ میں جو کیسز جو ہے زیر التوا ہے، یہ بڑی تشویشناک بات ہے، اور اس میں وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اور اس کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ بڑی جنگی بنیادوں کے اوپر اس کا تدارک کرنا پڑے گا، اس پہ سب کو بیٹھنا پڑے گا۔ اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ جوڈیشری کے اعلیٰ عدلیہ کے چیف جسٹس صاحبان، ہمارا اٹارنی جنرل آفس اور وزارت قانون اور ہمارے جو دونوں ایوانوں کی جو لا اینڈ جسٹس کی کمیٹیاں ہیں ان کو، اور لا اینڈ جسٹس کمیشن آف پاکستان کو، یہ بیٹھ کے اس کے اوپر ایک سیر حاصل گفتگو کرنی پڑے گی، ایک بہت بڑا ڈائلاگ کرنا پڑے گا، اور پھر اس کے نتیجے میں بہت سارے قوانین جو ہیں اس میں تبدیلیاں کرنی پڑیں گی، بہت سارے پروسیجر لاز جو ہیں وہ جو 1800 کچھ میں جو لوگ قوانین بنے ہوئے ہیں ان کو جو جدید دور کے تقاضے ہیں ان کے ہم آہنگ کرنا پڑے گا۔ تو اس کے لیے ایک بہت لمبی ایکسرسائز کی ضرورت ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ اس میں ایک ول کی ضرورت ہے۔ پہلے اس میں ایک نیت
اور ایک پرائرٹی ایک سیٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ سب لوگ بیٹھ کے اس کا جو ہے حل نکالیں اور اس کا تدارک کریں. لیکن سر دست کیا ہو سکتا ہے؟ سر دست یہ ہو سکتا ہے کہ ہماری جو صوبائی عدالتیں ہیں، جو ہائی کورٹس ہیں، ان کے تحت عدالتیں ہیں، اس میں بہت زیادہ پینڈنسی ہے. اس میں پروسیجر لاز کو امینڈ کریں اور اس میں ججز کی تعداد بڑھائیں، کیونکہ آبادی کے لحاظ سے ججز جو ہیں وہ جو ماتحت عدالتیں ہیں اس میں بھی اس کی تعداد اتنی نہیں ہے. اور اسی طرح اگر ہم ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کو بھی دیکھتے ہیں تو جتنے مقدمات دائر ہوتے ہیں یا جتنے فیصلہ ہوتے ہیں، ان کی اپیلیں آتی ہیں، تو اس کے مقابلے میں ججز کی تعداد کم ہے. تو یہ ایک بہت بڑا ایک پیکج ہے جس کے اوپر تمام اسٹیک ہولڈرز کو سر جوڑ کے بیٹھنا پڑے گا، اس پہ لمبی ڈسکشن کرنی پڑے گی اس پہ. اور دوسری بات یہ ہے، جیسے میں نے پہلے عرض کیا، کہ یہ ایک پرائرٹی بنانی پڑے گی سب کو کہ ہم نے اس مسئلے کو حل کرنا ہے. اچھا شاہ صاحب، یہ بتائیے گا کہ اعلیٰ عدالتوں کے معزز جج صاحبان دوسرے سرکاری اداروں کے سرزنش کرتے رہتے ہیں، وزیروں کو بلا کے انہیں بتایا جاتا ہے کہ حکومت کاری بڑی خراب ہو رہی ہے، اور ماتحت عدالتوں کی طرف ان کی شاید توجہ نہیں جاتی، جن کی طرف ہم نے اشارہ کیا کہ 20 لاکھ سے زیادہ یہ کیس ہو چکے ہیں. آپ نے بھی ابھی یہ بات کی کہ ججوں کی اور عدالتوں کی تعداد بڑھانی چاہیے، لیکن یہ مجھے بتائیے کہ ایک ایسی صورتحال میں جبکہ ایک بہت سابقہ ہمارے صدر ہیں، ان کے خلاف فرد جرم عائد نہیں ہو سکی گزشتہ 6-7 مہینوں کے دوران، کبھی ایک بہانے پہ کبھی دوسرے بہانے پہ ہر پیشی جو ہے اس کو مؤخر پھر کر دیا جاتا ہے، اس کی راہ میں انڈائٹمنٹ کی راہ میں رکاوٹ آ جاتی ہے. تو یہ بتائیے کہ کیا جو پاکستان کے فوجداری اور دیوانی قوانین ہیں، جو آپ نے خود بھی کہا کہ 1860 کا CRPC ہے، اس میں کوئی تبدیلی ترمیم کی طرف کبھی کسی نے توجہ دی ہے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ میں کہتا ہوں کہ جو بھی حکومت آتی ہے، اگر وہ ایون الیکٹڈ گورنمنٹس ہیں، ایون ڈکٹیٹوریل ریجیمز میں بھی، وہ ہمیشہ یہ وعدے وعید کرتے رہے ہیں کہ ہم نے لوگوں کو سستا اور فوری انصاف جو ہے وہ فراہم کرنا ہے. لیکن شاہ صاحب، جو انصاف فراہم کرنے والے ہیں وہ خود اس حوالے سے کیا کرتے ہیں جب پینیکل آف دیئر کریئر پہنچ جاتے ہیں؟ سپریم کورٹ، سپریم جوڈیشل کونسل. میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیں، اب دیکھیں، بات یہ ہے کہ جیسے کہ ابھی جو ہماری ضلعی عدالتیں ہیں، جتنی بھی ہائی کورٹس کے تحت ہیں، اس میں بہت ساری اسامیاں جو ہیں وہ ابھی تک جو ہے وہ پر نہیں ہوئی، وہ اس کا جو پروسیجر ہے وہ اڈاپٹ نہیں ہو رہا. اور لیکن میں افسوس سے ایک اور بات بھی کہوں گا کہ ہماری جو ہائی کورٹس ہیں اس میں جو آفیشیل اسٹرینتھ ہے ججز کی، جو آئین نے مرتب کی ہوئی ہے، وہ بھی پوری نہیں ہوتی. میں آپ کو بتاؤں کہ پچھلے کافی عرصے سے لاہور ہائی کورٹ میں کوئی 16 یا 17 ججز کی جو ہے وہ اسامیاں خالی ہیں، اور وہ حکومت نے نہیں کرنا، وہ خود جوڈیشل کمیشن آف پاکستان نے کرنا ہے، جس کے سربراہ چیف جسٹس آف پاکستان ہے، جس میں 2 سینئر موسٹ ججز آف دی سپریم کورٹ ہیں، جس میں ہائی کورٹ کے متعلقہ چیف جسٹس، سینئر جج، وزارت قانون صوبائی اور وہ جو ہے وفاقی، یہ تمام ہیں. لیکن وہ اسامیاں ابھی تک پوری نہیں ہو رہی، وہ فل اپ نہیں ہو رہی. تو پہلے تو میں سمجھتا ہوں کہ سپیریئر جوڈیشری کو اپنے اندر جتنی بھی اسامیاں ہیں ان کو فل اپ کریں، اس کو سپیڈ اپ کریں، تاکہ وہ جو لوگوں کے جو مسائل ہیں وہ حل ہو سکیں. اس کے علاوہ گورنمنٹ لیول پہ بھی بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں. مثلا جو سپیریئر جوڈیشری ہے ہماری، ہائی کورٹ میں ہر ہائی کورٹ کی تعداد متعین ہے، لیکن جیسے آبادی اور اس کے تناسب سے اگر آپ دیکھیں جتنے مقدمات دائر ہو رہے ہیں اور ان کے فیصلے نہیں ہو رہے اور اس کا بیک لاگ جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے، تو اس کے لیے بھی وار فوٹنگ میں کام کرنا پڑے گا. ہمارا آئین یہ پرووائڈ کرتا ہے کہ ہم جتنے مرضی چاہیں اتنے ایڈیشنل ہائی کورٹ کے ججز اپوائنٹ کر سکتے ہیں اوور اینڈ اباؤ دی آفیشیل اسٹرینتھ. اسی طرح سپریم کورٹ میں بھی آئین پرووائڈ کرتا ہے کہ وہ ایڈ ہاک ججز جو ہے وہ بنائے جا سکتے ہیں. تو اس میں میرا خیال میں گورنمنٹ اور سپیریئر جوڈیشری مل کے یہ ایک میکینزم ایوالو کریں، اور اس میں ہائی کورٹس میں ایڈیشنل ججز اور سپریم کورٹ میں ایڈ ہاک ججز کا اضافہ کریں. اور وہ جو نئے ججز ہیں ان کو آپ ایک ٹائم پیریڈ کے لیے لے کے آئیں، اور لیکن وہ اپنے فیلڈز میں ایکسپرٹ ہوں، اور جو پچھلا جتنا بھی التوا ہے مقدمات کا وہ ان کو بھگتائیں، اور جو باقی ججز ہیں وہ نئے کیسز کو بھی دیکھیں اور جو پینڈنگ کیسز چل رہے ہیں. تو اس لیے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں پروسیجر لاز میں بھی جو ہے وہ تبدیلی کی اور اس میں ترامیم کی ضرورت ہے، تاکہ ہم ان نیسیسری لٹیگیشنز میں مت جائیں. ضروری نہیں ہے
کہ ہر کیس جو ہے وہ ہائی کورٹ کا وہ سپریم کورٹ میں لازمی آئے. تو اس طرح کے قوانین ایسے بنائے جائیں کہ جو نچلی سطح پر عدالتیں جو ہیں وہ چھوٹے چھوٹے کیسز کے فیصلے ادھر کر لیں اور اس کو آگے آپ سپریم کورٹ تک نہ لے کے آئیں. ٹھیک، بہت شکریہ شاہ خاور صاحب آپ کے وقت کے لیے. امتیاز صاحب، سب سے بڑا مسئلہ ججز کی کمی کا ہے، اور میرے خیال میں عمران خان صاحب، وزیر اعظم صاحب جتنی باتیں کرتے تھے جوڈیشل ریفارمز کی، اس میں سب سے پہلا سٹیپ میرے خیال میں یہ ہونا چاہیے تھا کہ اس کے اوپر کام ہوتا، قانون سازی ہوتی. دیکھیے کچھ عرصے سے ہم اس مسئلے کو فالو کر رہے ہیں. آپ جس بھی بڑے وکیل سے بات کریں، جس بھی سابقہ جج سے بات کریں، وہ کہتے ہیں عدالتوں کی تعداد بڑھا دیں، ججوں کی تعداد بڑھا دیں. میرا ان سے بنیادی سوال یہ ہے جو میں نے شاہ خاور صاحب سے بھی کیا کہ ہمارا جو فوجداری قانون ہے اور دیوانی قانون، فوجداری خاص طور پہ انگریز کے زمانے کا ہے 1860 کا، اس میں آج تک کوئی نمایاں تبدیلی نہیں ہو سکی ہے. یعنی ہمارے تمام جو عدالتی نظام ہے، ہمارے پولیس کا نا، وہ 1860 کے سی آر پی سی پہ کھڑا ہے. وہ نظام ہے جس کے وجہ سے ہمارے خصوصی انسداد دہشت گردی کی عدالتیں ہیں جہاں پہ 7 دنوں میں فیصلہ کرنا ہے ان کے اسٹیٹیوٹ کے مطابق. وہ مقدمے بھی 4 سال تک چلتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی مختلف حملے ہوئے تھے پی ٹی وی پہ، سپریم کورٹ پہ، اور وہ حملے جو ہیں انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت اس مقدمے قائم ہوئے تھے، وہ مقدمے آج بھی چل رہے ہیں. تو ہمارے اکثر جج اور ہمارے بڑے بڑے وکلاء جو ہیں اصل نقطے کی طرف نہیں آتے ہیں. وہ نقطہ ہے فوجداری اور دیوانی قانون کے پروسیجر کو آسان کرنا اور اس میں وہ ترامیم کرنا جو کہ انگریز ہر 10 سال کے بعد کرتا ہے. وہاں پہ ہر 10 سال کے بعد قوانین کا جائزہ لیا جاتا ہے، اس کو نئے تقاضوں کے مطابق ڈھالا جاتا ہے. آپ دیکھیے جو میں نے ذکر کیا کہ آصف علی زرداری صاحب پہ ایک فرد جرم عائد ہونی ہے، لیکن گزشتہ 6 سے 7 مہینوں کے دوران مختلف حیل و بہانوں سے پیشی کے دن کوئی نہ کوئی اس میں سکم نکال دیا جاتا ہے، کوئی بہانہ کر دیا جاتا ہے. تو یہ کس نوعیت کا قانون ہے جہاں پہ اگر عدالت نے کام کرنے تو وہ کرتے کیوں نہیں ہیں؟ اس کی راہ میں رکاوٹ کیوں ہے؟ تو وہ ہمیں بنیادی طور پہ اس جو فاؤنڈیشن ہے، بنیاد ہے ہمارے کرمنل جسٹس سسٹم کی، جب تک ہم نے اس کو درست نہ کیا ہم یوں ہی سسکتے بلکتے رہیں گے، اسی طرح سے پروگرامز کرتے رہیں گے. اور میرے خیال میں اس میں سب سے زیادہ پھر ایک بار ہم دیکھتے ہیں کہ ذمہ داری جو ہے وہ پارلیمنٹ کے اوپر جاتی ہے. قانون سازی جو ہے وہ اس معاملے کے اوپر بھی بہت ضروری ہے اور ناگزیر ہے، اور جتنے جلدی ہو جائے اتنا بہتر ہے. پروگرام کا وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے. مشل بخاری، امتیاز گل صاحب کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ نیکسٹ ویک آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.